शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे और बाबरकत नाम से जिसने मुझे बोलने की तौफीक बख्शी और इस रूह ज़मीं पे रौनक बख्शी। मेरा नाम है सद्दाम अशरफ और आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप सो दैट माई ऑल फ्रेंड एब्सोल्युटली फाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2013 से लेकर 2019 तक एक हम ब्रीफली रिव्यू लेंगे और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। याद रहे कि क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ओनली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो हम इनको वेरी वेरी शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट रेंज में यहाँ पे इनको सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आपके माइंड में एक छोटा सा कंसेप्ट बन जाए कि क्वेश्चन को हमने किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से टैकल करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है 2013 पेपर का। डिफाइन डीजेनरेसी। जी हाँ, डीजेनरेसी हम किसे बोलते हैं? तो याद रहे कि डीजेनरेसी जो हमारे पास लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का तब्दील ना होना, चेंज ना होना, एक जैसा रहना, इनवेरिएंट रहना, इसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी। इसको हमने क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ा था कि डीजेनरेट क्या केस होता है और नॉन डीजेनरेट केस क्या होता है। तो डीजेनरेट वहाँ पे हमने क्या सीखा था कि हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं और उनकी जो एनर्जी है या वेव फंक्शन है वो होता है सेम, एक जैसा होता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट बोलते हैं। इसी तरह से नॉन डीजेनरेट होता है, अगर उनकी एनर्जी सेम नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, तो वो नहीं नॉन डीजेनरेट होगा। अब देखें, यहाँ पे हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करनी, वो थी क्वांटम मैकेनिक्स की। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ वर्डिंग्स जो यूटिलाइज की गई हैं वो थोड़ी सी तब्दील कर दी गई है। मोर देन वन ऑर्बिटल में हैव द सेम एनर्जी। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर सेम हो, एक जैसी हो, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजेनरेसी। उसको हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी बोलते हैं। ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि एट क्वांटम लेवल ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो इसमें यहाँ पे अवेलेबल है कि आपके पास जो उनकी स्टेट्स की जो एनर्जी होती है वो एक जैसी होगी, तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास डीजेनरेट होगा, राइट। और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एनर्जीज होती हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसको हम डिग्री ऑफ डीजेनरेसी का नाम देते हैं। तो इसी तरह से फॉर एन पार्टिकल सिस्टम इन 3 डायमेंशनल ए सिंगल एनर्जी लेवल में कोरस्पॉन्ड टू डिफरेंट वेव फंक्शन और एनर्जी स्टेट्स, राइट। ये हम बता चुके हैं, बातें कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। और इसकी एग्जांपल दी हुई है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि एटम में न्यूक्लियस के गिर्द राउंड करता है, घूमता फिरता है ऑर्बिट में, और इसी तरह से दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी घूमता फिरता है, लेकिन उसकी जो वे हो सकता है वो अपोजिट हो सकता है, लेकिन उन दोनों की जो एनर्जीज हैं वो क्या होंगी? सेम होगी। तो ये था जी डीजेनरेसी, राइट। मैं फिर आपको बता दूं कि हम इनको वेरी वेरी शॉर्ट फॉर्म में इन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेक्चर को हम लेंथी नहीं करेंगे क्योंकि अगर लेक्चर लेंथी हो जाएगा आप बोर हो जाएंगे, आपके पास इतना वक्त दरकार नहीं है कि आप मेरे इस इतने बड़े लेंथी लेक्चर को सुने। इसीलिए मैं वीडियो वेरी वेरी शॉर्ट बनाऊंगा जितना पॉसिबल हो सके। आई थिंक ये वीडियो 30 मिनट्स से तो अप्रोच कर जाएगी क्योंकि 2013 से लेकर 2019 तक हमने क्वेश्चन को डिस्कस करना है। लेकिन बी पेशेंट, सब्र कीजिए, आप यहाँ पे इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट डू यू नो अबाउट द फर्मी लेवल्स। भाई फर्मी लेवल्स क्या होता है हमारे पास? द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल्स एट एब्सोल्यूट जीरो, वो हमारे पास क्या होगा? फर्मी लेवल होगा, राइट। और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो फर्मी एनर्जी होगी। और इसी तरह से फर्मी लेवल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फर्मी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम फर्मियॉन्स का भी सहारा लेते हैं। फर्मियॉन्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और आपको पता है कि फर्मियॉन्स जो होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को भी वो बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, राइट। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है कि एक ही स्टेट के अंदर एक से ज़ायद इलेक्ट्रॉन वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो सकते, नहीं आ सकते, फर्मियॉन्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, राइट। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करनी है। और इसके बाद आपने यहाँ पे ये बताना है कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास, हमारे पास जो फर्मी एनर्जी होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की हम वेलोसिटी वगैरह की भी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है एनर्जी बैंड थ्योरी का कुछ एक गैप बना हुआ है, बैंड्स बने हुए हैं, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, एनर्जी गैप है, ठीक है, फॉरबिडन गैप है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और जो हमारे पास फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पे आपने 3 केसेस को डिस्कस करना, आगे क्वेश्चन भी आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक केस आपके पास होता है T इज इक्वल टू 0
और जब E इज ग्रेटर देन EF होगा, यानी अलाउड स्टेट ऑफ एनर्जी स्टेट्स एंड फर्मी एनर्जी हमारे पास ये होगा। और दूसरा T इज इक्वल टू 0 केल्विन और E इज लेस देन EF होगा। और थर्ड जो केस होता है वो हमारे पास होता है T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, यानी अगर टेम्परेचर अप्रोच कर जाता है, ज्यादा हो जाता है 0 केल्विन से, तो हमारे पास जो अलाउड स्टेट्स होती हैं और हमारे पास जो फर्मी एनर्जी होती हैं वो क्या होती हैं, वो हो जाती हैं सेम हो जाती है और एक जैसी हो जाती है। तब हमारे पास इसका रिजल्ट क्या मिलता है, तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेना है। राइट, तो ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स। अलाउड ऑर्बिटल्स के लिए हमारे पास एनर्जी की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ हमें क्या मिल सकती हैं ऑर्बिटल्स के लिए। तो इसके बाद हमने बताना है के स्फीयर हमारे पास क्या होता है। ये दो चीज़ें आपने क्वेश्चन में बतानी है। अब देखें क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का है, तो चीज़ें यहाँ पे 2 डिस्कस की गई हैं कि आपने वैल्यूज़ ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स के लिए, यानी कि ऑर्बिटल्स के लिए अपने वैल्यूज़ कौन कौन सी स्पेसिफाई करते हैं ये आपने बताना, और दूसरा आपने के स्फीयर के बारे में बताना है। तो हमारे पास होते हैं जी 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट में होता है स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों को यूटिलाइज करके हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स यहाँ पे फिल करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से, और इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसकी हम डिनोट करते हैं उसको एल से, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसी तरह से हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है इसकी वैल्यू माइनस से प्लस की रेंज में सराउंडिंग करती हैं, घूमती फिरती हैं। और जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है यहाँ पे +1/2 से -1/2, यानी कि स्टार्ट वो कहाँ से होती है 0 + 1 -1 अप टू 1, इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो ये एक आपको टेबल नज़र आ रहा है जहाँ पे इंतहाई लेफ्ट साइड पे देखें तो n है, n 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। शेल्स आगे दिए हुए K L M N, आपने इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे फिल करना है बाय यूजिंग क्वांटम नंबर्स। भाई यही तो हम सीखना चाह रहे हैं ना, कि जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे उनको हमने फिल करना होता है। जैसे हमारे पास एक शेल K है, L M N है, ठीक है, और सब शेल्स S P D F होते हैं। इनको हम कैसे यहाँ पे फिल्स करते हैं, ये हम यहाँ पे इसको सीखते हैं, राइट। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, और ये आपको आई थिंक आपको पता ही होगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये 9th 10th में भी हमने सीखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है जी के स्फीयर हमारे पास क्या होता है। अब के स्फीयर हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में भी सीखा हुआ है कि के स्फीयर हमारे पास क्या होता है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता सकता हूँ आपको कि के स्फीयर हमारे पास जो होता है वो आप देखें, ये आपको एक स्फीयर नज़र आ रही है, और यहाँ पे जो हमारे पास एक रेडियस होता है वो हमने के एफ लिया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और हमने जी एक्सिस इसके कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास वेव वेक्टर होता है जो के होता है, ठीक है। तो अलॉन्ग वो उसको हम फर्मी रेंज में यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, इसीलिए हम के एफ लिखते हैं। और जो हमारे पास फर्मी एनर्जी होती है यहाँ पे स्फीयर के अंदर, वो ई एफ इज इक्वल टू एच कैट स्क्वायर ओवर 2m की एफ स्क्वायर होती है, राइट। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, फर्मी स्फीयर को, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस आप पढ़ लेना, इतना मुश्किल काम नहीं है, आसानी है। डिस्क्राइब इफेक्टिव मैस। इफेक्टिव मैस क्या होता है भाई, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। इफेक्टिव मैस एक होता है और एक होता है नॉर्मल मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। नॉर्मल मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ kg होता है हमारे पास, वो एक नॉर्मल मैस है। इफेक्टिव मैस, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट असर हुआ होगा तो उसका मैस वगैरह चेंज हुआ होगा, तब्दील हुआ होगा, तो वो कौन सा मैस होता है। अब वो जो मैस होता है वो डिपेंड करता है कर्वेचर ऑफ बैंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कर्वेचर्स का और इफेक्टिव मैस का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर हम एक तरफ से कर्वेचर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्टिव मैस है वो कम हो रहा होता है। तो ये आपने सारा इसके अंदर एक्सप्लेन कर देना। और इफेक्टिव मैस की जो डेरिवेशन होती है ये आ सकती है, और इसका एमसीक्यूज भी आता है कि इफेक्टिव मैस किसके इक्वल होता है, तो आपने ये सारा बता देना, राइट। तो इसके बाद है जी स्टेट वेड्समैन फ्रेंड्स लॉ हमारे पास क्या होता है। वेड्समैन फ्रेंड्स लॉ हमने बताना है ये क्या होता है। अब देखिए जी, हमारे पास ये जो वेड्समैन फ्रेंड्स लॉ होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक रेशियो होती है दो कंडक्टिविटी के दरमियान, और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। एक होता है थर्मल कंडक्टिविटी टू दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। और जो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट लेते हैं वो हम एल लेते हैं, और एल हमारे पास क्या होता है लॉरेंट्स नंबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टेट हमने कर लिया किसको, वेड्समैन फ्रेंड्स लॉ को, ठीक है।
तो ये था जी हमारे पास वाइट्समैन्स फ्रेंड्स लॉ था, और इसमें आपने लॉरेंट्स नंबर की वैल्यू को याद रखना है। ये एमसीक्यूज के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ ली जाती है। इसके बाद है जी डिफाइन ब्लॉक थ्योरम। ब्लॉक थ्योरम हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास एक आइगन फंक्शन होता है एक वेव इक्वेशन का, जो कि हम पीरियोडिक पोटेंशियल में डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो प्रोडक्ट होता है दो चीज़ों का। एक होता है प्लेन वेव ई की पावर आई के डॉट आर, और दूसरा होता है प्रियोडिसिटी ऑफ क्रिस्टल लेटस, जो कि होता है यू के ऑफ आर होता है हमारे पास, राइट। तो आप नीचे देख सकते हैं कि इसकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है ब्लॉक फंक्शन की, ब्लॉक थ्योरम की। साई के ऑफ आर इज इक्वल टू ये यू के ऑफ आर डॉट ई की पावर आई के डॉट आर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रियोडिसिटी ऑफ क्रिस्टल लेटस है वो इक्वल होती है यू के टू एक्स प्लस टी। टी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशनल वेक्टर है, ओके है। तो यहाँ पे इसको यूटिलाइज करके हम इंसुलेटर जो होता है, कंडक्टर्स होता है, सेमी कंडक्टर्स होता है, इनकी सारी क्लासिफिकेशंस करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को बड़े अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं, राइट। तो अब अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप। अब देखिए जी डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये शॉर्ट के तौर पर बहुत आता है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 2 नंबर के जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड का एज, और दूसरा होता है वैलेंस बैंड का एज, ठीक है। ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ही आसानी से समझ उनको आ जाएंगे जिन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। एज ए लॉन्ग के तौर पे ये सारी क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए हुए हैं, उनके लिए ये चीज़ें समझना बहुत ही आसान है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मे बी उनके लिए थोड़ा सा टफ साबित हो, क्योंकि उन्होंने ये कंसेप्ट जो है वो नहीं समझे। हम इनको वेरी शॉर्ट फॉर्म में समझ रहे हैं, तो उनके लिए शायद प्रॉब्लम हो सकती है, right? If the edge of the conduction band and the edge of the valence band are at the same value of wave vector k, then that is known as बैंड गैप। उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप बोलते हैं, राइट। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मोमेंटम होता है वो भी क्या रहता है, सेम रहता है, एक जैसा रहता है, तब्दील नहीं होता। आप इंतहाई राइट साइड पे यहाँ पे एक डायग्राम आपको नजर आ रही है, आप देख सकते हैं, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और वेव वेक्टर है हमारे पास, तो सेम वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। तो हमारे पास ये कौन सा डायरेक्ट बैंड गैप है, ठीक है। डायरेक्ट बैंड गैप में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो डायरेक्टली एमिट हो सकता है, ठीक है, फोटोन से। और इसकी आगे एग्जांपल वगैरह देख लीजिएगा। इनडायरेक्ट बैंड गैप बिल्कुल इसके अपोजिट में है। इनडायरेक्ट बैंड गैप में हमारे पास क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एज होता है आर नॉट एट सेम वैल्यू ऑफ के वेव वेक्टर, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप, और ये बिल्कुल अपोजिट होता है डायरेक्ट बैंड गैप के। तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। इसकी इंतहाई राइट साइड पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, तो आप ये इसको वहाँ पे लिख के इसके एग्जाम्पल दे के आप यहाँ से इसको अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन मेटल्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर यूनिट एनर्जी रेंज, हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं पर यूनिट एनर्जी रेंज, वो हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता है। ये जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है ये एज ए एमसीक्यूज के तौर पे भी आई है, और उसने 4 ऑप्शन दिए कि फर्मी एनर्जी होती है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होती है, ऑर्बिटल्स एनर्जी, नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर यूनिट एनर्जी रेंज इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता है, ठीक है। तो ये हमने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। किसको टॉपिक में, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 3 डायमेंशन में हमने इसको सीखा हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। अब इसको यहाँ पे फर्दर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखें जी, प्लॉट दी फर्मी डिराक फंक्शन ऑफ वेरियस टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर्स लेना है मुख्तलिफ तरह का, और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे करनी है। तो हमारे पास जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्रोबेबिलिटी देती है ऑर्बिटल्स के रिलेटेड जो कि एनर्जी में होते हैं, विल बी ऑक्यूपाइड इन एन आइडियल इलेक्ट्रॉन गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसकी एक्सप्रेशन आप नीचे देख सकते हैं, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के बी टी। यहाँ पे ई हमारे पास अलाउड स्टेट ऑफ एनर्जी होती है, ई एफ फर्मी एनर्जी होती है, के बी हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और टी हमारे पास क्या होता है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, राइट। 3 केसेस हमारे पास यहाँ पे बनते हैं, टी इज इक्वल टू 0 और ई इज ग्रेटर देन ई एफ। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कितने % यहाँ पे पाए जा रहे हैं, और इस तरह से टी इज इक्वल टू 0 और ई इज लेस देन ई एफ होगा, तो तब हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। और अगर ई इज ग्रेटर देन ई एफ होता है तो 0 आता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। तो अगर हमें फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से रिजल्ट 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल एनर्जी स्टेट आर अबव ई एफ अनऑक्युपाइड एट 0 केल्विन के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे एम्प्टी होती हैं, अबव दी फर्मी लेवल सारी जो स्टेट्स होती है वो क्या होती हैं, 0 होती हैं,
उसमें कुछ भी नहीं होता। अगर हमें रिजल्ट 1 मिलता है तो इसका मतलब है कि उसके बिलो जो है फर्मी लेवल्स के बिलो 100% प्रोबेबिलिटी के वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। अगर टेम्परेचर हमारे पास 0 से भी बढ़ गया है और हमने दोनों को इक्वल रख दिया है, अलाउड स्टेट को और फर्मी एनर्जी को, तो हमें हाफ रिजल्ट मिलता है, यानी कि 0.5% प्रोबेबिलिटी होती है, 50% प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हैं। अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने फर्मी एनर्जी ली, और सॉरी फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन लिया, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने फर्मी एनर्जी ली। तो ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द फैक्टर विच कैन इफेक्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। राइट, यहाँ पे हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी के ऊपर कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 है: टेम्परेचर, अलाउइंग, मैकेनिकल स्ट्रेसिंग, एज हार्डनिंग, कोल्ड वर्किंग। टेम्परेचर के बारे में आपको बता सकता हूँ कि अगर हम किसी मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो कि कंडक्टर हो, तो अब दो तरह की चीज़ें होती है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट पॉजिटिव में होता है, एक नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है और करंट कम होता जाएगा, और नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है और उसका जो हमारे पास करंट आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो ये था हमारे पास 2013 का पेपर। नेक्स्ट पेपर है 2014। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक ऑल क्वेश्चन हैव रिपीटेड। हमने इसको डिस्कस नहीं करना, हम इनको स्किप कर देंगे, तो आपने यहाँ पे इनको स्किप कर देना। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन द टर्म ऑर्बिटल एंड डीजनरेसी एंड हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन बैंड्स। क्वेश्चन 2 नंबर का है। 3 चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली गई हैं, तो आपको मैनेज करना है कितने टाइम में इसको हमने मैनेज करना है क्वेश्चन को, कितना हमने इस क्वेश्चन को लिखना है, कितनी इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो ऑर्बिटल हमने सबसे पहले बताना है, डीजनरेसी हम पास्ट जो पेपर 2013 था उसमें डिस्कस कर चुके हैं, डीजनरेसी को क्वेश्चन नंबर 1 ही था। और अगला जो इसमें आपने बताना है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन बैंड, कि बैंड के अंदर ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, आपने ये बताना है। राइट, तो ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है, ऑर्बिटल आर रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके गिर्द हमारे पास स्पेस होती है, ऑर्बिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, वो उसका क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। ठीक है, जहाँ पे वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स, एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेके। ठीक है, और इसमें जो शेल्स होते हैं हमारे पास एसपीडीएफ होते हैं। राइट, ये सारी चीज़ें आपने इसको एक्सप्लेन कर देनी, वेरी सिंपल। डीजनरेसी हम पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास बैंड के अंदर 2n होते हैं। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए शॉर्ट भी आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी इन द कैलकुलेशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है डीमेरिट्स, और ये लिखना कि ये फेल क्यों हुई, इसकी वजह क्या बनी। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द मीन एनर्जी फॉर फ्री पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल, वो हमारे पास 1 डायमेंशनल में जाए तो हाफ KBT, 3 डायमेंशनल में जाए 3/2 KBT, और अगर हम वहाँ पे n पार्टिकल्स ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3/2 n KBT। अगर उसकी स्पेसिफिक हीट निकालती है पार्शियल डेरिवेटिव t का लेके, तो 3/2 n KB आ जाएगा, t की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिकल एक्सप्रेशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एट रूम टेम्परेचर द हीट कैपेसिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इज allowed 3K पर एटम। दिस इज द डिलंग एंड पेटिट्स लॉ। बट लेकिन क्लासिकल थ्योरी जो होती है predict that CV यानी कि specific heat of capacity is equal to 3 Art at all temperature, which is violation of Dillon's and Petit's law. Classical theory predict a free particle should have the heat capacity of 3/2 kb into and there are n atoms and then 3/2 n kb, बट लेकिन दी ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन एट रूम टेम्परेचर इस आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ हॉल कोफिशिएंट। हॉल कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है भाई, हमने इसको हॉल इफेक्ट में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो इसका हमारे पास एक रेशियो होती है दो चीज़ों के दरमियान। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और बटे में हमारे पास होता है प्रोडक्ट दो चीज़ों का होता है, एक एक करंट डेंसिटी का होता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो मैं इसकी डिफाइन कैसे करता हूँ, द हॉल कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द induced electric field to the product of the current density and the applied magnetic field, that is known as Hall coefficient, और इसको हम डिनोट करते हैं RH से, और इसकी हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। EY/JX की वैल्यू को पुट करने के बाद हमें इसकी वैल्यू क्या मिलती है, RH इज इक्वल टू -1/NE हमें मिलता है। और ये जो RH होता है ये डिपेंड करता है चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के ऊपर, और क्योंकि इनका दोनों का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है, अगर चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इसका मैग्नीट्यूड जो हॉल कोफिशिएंट का होता है वो क्या होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता
कम होता जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 7 से लेकर 9 तक ऑल क्वेश्चन रिपीटेड इन 2013, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, व्हाट आर द टाइप ऑफ चेंज अपीयर इन बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर आफ्टर डोपिंग विद पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी। अब देखें जी, हमने डोपिंग के बारे में सीखा हुआ है। डोपिंग किसे हम कहते हैं? डोपिंग भाई एक प्रोसेस होता है, एक टेक्निक का नाम है, जिसमें हम एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं और हमें क्या मिल जाता है? एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाता है। हम इम्प्योरिटी को ऐड क्यों करना चाहते हैं? हम इम्प्योरिटी को ऐड इसलिए करना चाहते हैं कि जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल को हम इन्हेंस कर सके, बढ़ा सकें, यानी कि बिजली गुजरने का जो अमल है वो तेज कर सकें, इसीलिए हम डोपिंग करते हैं। तो जो हमें डोपिंग करने के बाद मटेरियल मिलता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक एन टाइप होती है और एक पी टाइप होती है। एन टाइप हमें कैसे मिलती है? जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या चीज़ लगाते हैं, अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं पेंटावालेंट, तब हमें एन टाइप मिलेगा। यानी कि पेंटावालेंट जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अगर वो हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एन टाइप मिल जाएगा। इसी तरह से पेंटावालेंट कब मिलता है, पी टाइप कब मिलता है? जब हम उसके अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दें जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन में, तो हमें क्या मिल जाता है? पी टाइप मिल जाता है। अब एन टाइप में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि वो डोनर होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, राइट। और इसी तरह से जो हमारे पास पी टाइप होता है उसके अंदर एक होल होता है। होल का मतलब क्या होता है? वो एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है बाहर से, तो वो हमारे पास क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। तो ये भी चीज़ें हमने सीख ली, राइट। इसको पढ़ लीजिएगा। तो 2015 का पेपर है हमारे पास, स्टेट मैथिसन्स रूल इन फ्यू लाइन। चंद एक लाइनों में भाईजान एक्सप्लेनेशन करें मैथिसन रूल की। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास एक सम होता है रेजिस्टिविटी का। तो दो रेजिस्टिविटी का ये सम होता है। एक रेजिस्टिविटी वो जो हमें थर्मल इग्निशन से मिलती है और दूसरी एनर्जी हमारे पास रेजिस्टिविटी की होती है वो इम्परफेक्शन से मिलती है, ठीक है। एन एम्पेरिकल रूल विच स्टेट दैट दी total resistivity of a crystal metallic specimen is the sum of the resistivity due to the thermal ignitions of the metal ion of lattice rho L का नाम है, और दूसरा हमारे पास resistivity due to the imperfection in the crystals rho I। इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं? मैथिसन्स रूल्स बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को, इस मैथमेटिकल फॉर्म को। तो अब हम देखेंगे जी रो एल और रो आई हमारे पास यहाँ पे किस बला का नाम है, राइट। अब देखते हैं जी रो एल जो हमें कैसे मिलती है? वो जब जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। कहाँ से स्कैटर्ड होते हैं? जब वो वाइब्रेशंस लेटिस वाइब्रेशंस के साथ टकराते हैं, लेटिस के साथ टकराते हैं, तो वहाँ से स्कैटर्ड होने के बाद हमें कौन सी रेजिस्टिविटी मिलती है? रो एल मिलती है। और उसके बाद हमारे पास जो इम्परफेक्शन होती है, इम्प्योरिटी वाली होती है, वो हमारे पास क्या होती है? रो आई होती है। और इसका दूसरा नाम रेजिडल रेजिस्टिविटी भी है। आपने घबराना नहीं अगर ये नाम भी आ जाए। तो अब ये जो हमारे पास रो एल है, रो एल और रो आई को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रो आई जो होती है ना, उसमें अगर हम इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रो आई टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और अगर हम कंसंट्रेशन की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं, कम करने से इंडिपेंडेंट होती है और बढ़ाने से, इम्प्योरिटी बढ़ाने से ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह ये जो हमारे पास रो एल होती है, अगर कंसंट्रेशन में इम्प्योरिटी की कम करता हूँ तो क्या होगा? ये नंबर ऑफ इफेक्ट्स के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। और अगर मैं इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं तो नंबर ऑफ इफेक्ट के ऊपर ये क्या करेगा? डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा। डिफाइन एक्सेप्टर ये हम पढ़ चुके हैं, तो आपने इसको फर्दर इसको रीड कर लेना, वेरी सिंपल, हम इसको पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या? क्लाइंट टाइम्स और मीन फ्री पाथ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे पहले बात करते हैं जी मीन फ्री पाथ। मान लीजिए हमारे पास एक गैस है और वो कंटेनर के अंदर मौजूद है, उसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल सब कुछ हो सकते हैं। तो हमने कंसिडर करना होता है भाई जी, मीन का मतलब होता है एवरेज और पाथ का मतलब यहाँ पे कंसिडर करेंगे डिस्टेंस। अब कौन सा डिस्टेंस भैया हमने लेना है? हमने मान लीजिए एक एटम है, वो एटम्स डिफरेंट एटम्स के साथ टकरा रहा है, क्लाइंस कर रहा है, तो कितना उसको एवरेज डिस्टेंस लग रहा है? अब अलग अलग का तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, सबका कैलकुलेट करेंगे हम। हमारे पास जो एवरेज जो मीन फ्री पाथ आ जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। और ये हमारे पास होता है मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग पार्टिकल सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फोटॉन्स बिटवीन क्लाइंट्स, राइट। तो ये होगा जी मीन फ्री पाथ टाइम, उसको लैम्डा से हम डिनोट करते हैं। और क्लाइंट टाइम्स क्या होता है? ये बिल्कुल एवरेज हमारे पास टाइम होता है जो कि
कोलिजन्स होती है एक एटम की दूसरे एटम्स के साथ, तो इसका भी हम एवरेज टाइम्स लेते हैं और इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो के स्फेयर हम या फर्मी स्फेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 10 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिफ्रेंशिएट मेटल्स एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल बैंड थ्योरी। सबसे पहले हमने यहाँ पे सीखना है जी मेटल और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस आ सकता है और ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल बैंड थ्योरी। ऑर्बिटल बैंड थ्योरी क्या होती है? ये हमें मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के दरमियान एक काफ़ी वाज़ह इमेज देता है, ठीक है। ये थ्योरी का नाम है हमारे पास ऑर्बिटल बैंड थ्योरी होती है, राइट। इसके अंदर हमारे पास बैंड्स बनते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है और एक एनर्जी फॉरबिडन गैप होता है। तो मेटल जो होता है उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्शन और वैलेंस बैंड तकरीबन आपस में ओवरलैप किए होते हैं, इसीलिए वहाँ से करंट फ्लो हो जाता है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो हम मेटल्स में बासानी करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल बैंड थ्योरी में क्या कहता है कि यहाँ पे एनर्जी फॉरबिडन गैप बहुत ढेर होता है, बहुत ज़्यादा होता है एनर्जी फॉरबिडन गैप यहाँ पे। और यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड होता है वो तो बिल्कुल खाली होता है, उसमें तो कख भी नहीं होता, लेकिन जो वैलेंस बैंड होता है वो फुल होता है। लेकिन एनर्जी फॉरबिडन गैप ज़्यादा होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करता, इसीलिए ये हमारे पास क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल बैंड थ्योरी। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा चुका हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अप टू 10 तक टोटली ये पेपर ऑल रिपीटेड है 2013 और 2000 हमारे पास 14, ये 2016 का टोटली पेपर रिपीटेड, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगले पेपर के ऊपर मूव करते हैं। हमारे पास तो है जी 2017 पेपर है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मीन्ड बाय एनर्जी गैप। एनर्जी गैप किस बला का नाम है एंड व्हाई एनर्जी गैप अपीयर ड्यू टू द ब्रैग रिफ्लेक्शन एट जून बाउंड्री। तो एनर्जी गैप हमारे पास एक्चुअली में एक डिफरेंस होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान, से हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। इनके द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द bottom of conduction band and the top of the valence band of electronic in crystalline solid. In case of the electron with wave vector at zone boundary, you can create two types of stationary या फिर स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। एक हमारे पास साई प्लस होती है, साई माइनस होती है, उनकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, हमें एनर्जी की मिलती हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास जो एनर्जी के गैप बन जाते हैं उसको हम बैंड गैप का नाम देते हैं। तो गैप एनर्जी गैप्स जो अपीयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे पास, वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, 2 लाइन लिखी हुई है, बहुत मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 अप टू सो ऑन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑल क्वेश्चन हैव रिपीटेड एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर कुछ भी नहीं बल्कि सारे रिपीटेड है, ठीक है। ये पेपर था 2017 का। अब क्वेश्चन नंबर हम 1 को भी नहीं डिस्कस करेंगे, 2 को भी नहीं डिस्कस करेंगे 2018 में, क्योंकि ये भी हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड नज़र आ रहे हैं। तो अब इसमें से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे पास रिपीटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीटेड नहीं है जी, 2018 का एक नए टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द एनर्जी गैप। एनर्जी गैप हमारे पास कहाँ से हमें मिलता है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्लॉट द ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन कर्व्स फॉर द डायरेक्ट गैप एंड डायरेक्ट गैप। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के दरमियान वाजे आपने फ़र्क करना होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये देखें जी, प्लॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रॉ इन द लेटेस्ट साई माइनस इसका मॉड का स्क्वायर और साई प्लस मॉड का स्क्वायर फॉर द प्योर ट्रैवलिंग वेव। तो हमारे पास 2 तरह की स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्किप किया वो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। तो 2 स्टैंडिंग वेव होती हैं, एक साई प्लस होती है, एक साई माइनस होती है, राइट। तो इनकी डिफरेंट हमारे पास रीजन्स होते हैं। तो कहता है कि द 2 वेव्स हैव डिफरेंट वैल्यूज, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज द फील्ड ऑफ आयंस ऑफ लेटर्स, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द एनर्जी गैप। तो हमारे पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो कि हमारे पास साई के मॉड के स्क्वायर के इक्वल होती है, और यहाँ पे हम प्योर ट्रैवलिंग वेव को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास साई इज इक्वल टू ई की पावर आई के डॉट आर की इक्वल होती है या एक्स की इक्वल होती है, आप जो मर्जी लिख लें। तो जब हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसी तरह से द चार्ज डेंसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन, ये एमसीक्यूज आ सकता है। द प्लेन वेव्स कंसिडर द स्टैंडिंग वेव्स, इसका रिलेशन रॉ प्लस इज इक्वल टू साई प्लस मॉड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉस स्क्वायर पाई ए ओवर एक्स। इस तरह से जो हमारे पास दूसरी होती है वो साई माइनस में रॉ माइनस में आएगी, इज इक्वल टू साई माइनस मॉड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस स्क्वायर पाई ओवर ए इंटू एक्स हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर, और ये आप देखें डायग्राम हम सीख चुके हैं, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में बड़े अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। डॉटेड लाइंस यहाँ पे हमारे पास साई माइनस के लिए और सॉलिड लाइन यहाँ पे साई प्लस के लिए।
तो आपको यहाँ पे आयन कोर नज़र आ रहे हैं। आयन कोर पे हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो मिनिमम होता है, और 2 आयन कोर्स के सेंटर में जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है। ये हमें सीखने को यहाँ पे मिल रहा है। व्हाट इज़ द साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस? यहाँ पे इसको क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अगले पेपर्स के ऊपर मूव करते हैं। अब देखें जी, पेपर 2019 ऑल क्वेश्चंस हैव रिपीटेड एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली इंट्रिंसिक मोबिलिटी हमारे पास क्या होता है जी, राइट। तो इंट्रिंसिक मोबिलिटी हमारे पास ये समझ लें एक रेशियो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, जिसे हम इंट्रिंसिक मोबिलिटी का नाम देते हैं, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज द पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड सच एज नाउन एज। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू वी डी ओवर ई। वी डी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए पॉजिटिव आती है, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। और हम जानते हैं कि जे इज इक्वल टू एन इंटू ई वी, और हम इसको जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई लिख सकते हैं। यहाँ से अगर सिग्मा की वैल्यू निकाले जे ओवर ई हो जाएगा, और जे की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एन ई वी ओवर ई। वी ओवर ई हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मोबिलिटी होती है, ठीक है। तो हम इनको सेपरेट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए हम इनको सेपरेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इनको अलग कर दिया और इनको सम कर दिया। सिग्मा इज इक्वल टू ई म्यू ई, ये होल्स के लिए सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्लस और पी इंटू ई म्यू एच, ये हमारे पास किसके लिए, होल्स के लिए। तो इनको हम कम्बिनेशन इनका इकट्ठा कर सकते हैं सम करके, वेयर एन एंड पी आर द कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये थे जी हमारे पास वेरी हम ब्रीफली हमने इनको डिस्कस किया। 2013 से लेकर 2019 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया, वेरी इजी फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे इनको सीखने की कोशिश की। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर का कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही बता दिया था कि हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करने वाले, ओनली इनका रिव्यू लेने वाले हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर।